हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा मंच हाई इम्पैक्ट थीम वीडियो सीरीज। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था 3 टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेटिव बॉडी, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3 और इन्वेस्टिगेटिव बॉडी, दैट इज डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, जिसको हम ईडी के नाम से जानते हैं, एंड सेकंड लोकपाल एंड लोकायुक्ता, एंड थर्ड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सब इन्वेस्टिगेटिव बॉडीज आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होनी चाहिए, और दूसरा एक कॉमन सिटीजन, एक आम नागरिक होने के नाते भी पता होनी चाहिए कैसे ये फंक्शन करती हैं। आप लगातार न्यूज़ में ये सब पढ़ते होंगे कि ईडी की रेड हो गई, या लोकपाल ये काम कर रहा है, करंट लोकपाल ये है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको फाइन कर दिया। तो ये सारी चीज़ों के कारण भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, दैट इज ईडी के बारे में। तो ईडी क्या है? ईडी जो है आप कंट्री की इज द प्रीमियर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो काम करती है विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। तो मेन काम इसका मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को देखना है। तो ये केस अपने आप नहीं लेती है, इसको सीबीआई वगैरह या कोई और बॉडी रेफर करती है केस। तो केस इसको रेफर किए जाते हैं, तो ये अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है उसके बिहाफ पे। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। और इसकी अगर बात करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, कैसे ये सेटअप किया गया, सबसे पहले ये सेटअप किया गया 1956 में। 1956 में ये इस्टेब्लिश किया गया। तब ये ऐसे डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट अलग से कोई ऐसे बॉडी नहीं थी। इट वाज अ यूनिट, एनफोर्समेंट यूनिट था। और किसको मैनेज करने के लिए? फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी जो था एक्ट, उसको मैनेज करने के लिए 1947 में। और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में सेटअप किया गया और ब्रांचेज मुंबई और कोलकाता में। तो 1956 में पहली बार सेटअप की गई। एंड 1957 में 1957 में इसका नाम चेंज करके डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट रख दिया गया। एंड 1960 में ये डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट किसके अंडर आ गया? डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू। तो शुरुआत में ये डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के अंडर नहीं था, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंडर था। तो बाद में इसको 1960 में डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू। तो करंटली अगर बात करें, करंटली इट इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। ठीक है। तो 1973 में जो फेरा का 1947 वाला एक्ट था वो रिपील करके 1973 में एक नया एक्ट उसके साथ रिप्लेस कर दिया गया। उसके बाद थोड़ा टाइम इसको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के अंडर भी रखा, लेकिन बाद में इसको डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू में ही ट्रांसफ़र कर दिया गया था। 2000 में जो फेरा था 1973 वाला, वो भी उसका जो क्रिमिनल एंगल था वो भी रिपील कर दिया गया, उसे रिप्लेस कर दिया गया फेमा से, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। एंड इसके बाद एक और एक्ट आया मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2005 में। तो 2005 में मनी लॉन्ड्रिंग वाली चीज़ें भी इसके अंडर कर दी गई। एंड 2018 में फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, उसके रिलेटेड भी पावर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को दे दी गई। तो अगर अभी करंट सिनेरियो में बात करें, तो जो ईडी है वो किस किस एक्ट्स के ऊपर काम करता है, कौन कौन से स्टैट्यूटरी फंक्शंस हैं उसके? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 जो 2005 में फंक्शनल हुआ, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, एंड फेरा 1973, फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट FEOA 2018. Also, Enforcement Directorate is a sponsoring agency under COFEPOSA. COFEPOSA क्या है? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी। तो स्मगलिंग एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग भी इसको पावर दी गई है, उसको मैनेज करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए। तो कोर वैल्यूज़ की बात करें, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कोर वैल्यूज़ में क्या आती है? इंटीग्रिटी हमने बात की थी, स्ट्रॉन्गेस्ट या फिर अटमोस्ट फॉर्म ऑफ ऑनेस्टी, उसको फॉलो करना। अकाउंटेबिलिटी इसकी वैल्यूज में आता है। सारी एथिकल वैल्यूज आएंगी, कमिटमेंट, एक्सीलेंस, इम्पार्शियलिटी। ये ऐसा नहीं कि किसी गवर्नमेंट को फेवर करें, और ये प्रॉपर इम्पार्शियल वे में काम करती हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हमने देखा था? हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। एंड इसके 5 रीजनल ऑफिस हैं। 5 रीजनल ऑफिस कहाँ पे हैं? एक तो मुंबई में है, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता एंड दिल्ली। तो ये 5 रीजनल ऑफिस हैं इसके। और जो इसमें ऑफिसर्स हैं वो डायरेक्टली भी रिक्रूट होते हैं, या फिर किसी और गवर्नमेंट सर्विसेज से भी उनको ले लिया जाता है। जैसे टॉप एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जो ऑफिसर्स हैं वो IRS ऑफिसर मिलेंगे, IPS ऑफिसर मिलेंगे, या IAS ऑफिसर मिलेंगे। ये ऐसी सर्विस से भी डायरेक्टली लेते हैं, जिस एग्जाम की आप जनरली अभी UPSC में तैयारी करते हो। ठीक है। और इसका जो डायरेक्टर है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट में, जो डायरेक्टर है या फिर डिप्टी डायरेक्टर,
वो कैसे अपॉइंट होते हैं? जो अभी करंट सिनेरियो में अगर डायरेक्टर की बात करें तो वो कौन है? राहुल जी, राहुल नवीन। तो ये कैसे होते हैं? इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखो, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हमने सेंट्रल विजिलेंस के टाइम पे भी पढ़ा था। सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हाई प्रोफाइल कमेटी। हाई प्रोफाइल कमेटी रिकमेंड करती है कि कौन डिप्टी डायरेक्टर या डायरेक्टर बनेगा। हाई प्रोफाइलिंग कमेटी में मेंबर कौन होते हैं? उसका चेयरपर्सन होता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, प्लस उसमें वो बाकी मेंबर होते हैं विजिलेंस कमिश्नर प्लस गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर में डायरेक्टर वगैरह, गवर्नमेंट सेक्रेटरी वगैरह ये सब होते हैं। ठीक है, तो याद रखना हाई प्रोफाइल कमेटी वो रिकमेंड करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। जैसे अभी जो करंट में है श्री राहुल नवीन जी हैं। ठीक है, और डायरेक्टर की अगर बात करें, वो डेफिनेटली सीबीसी कमीशन एक्ट के अंडर, जो सीबीसी के टाइम पे हमने देखा था वहीं से पता चलता है हमें ये। टेन्योर की बात करें 2 साल का है, जस्ट लाइक सीबीआई का डायरेक्टर। सीबीआई के डायरेक्टर का भी 2 साल का है और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर का भी 2 साल है। एंड इसको बढ़ा के 5 ईयर किया जा सकता है, 5 ईयर किया जा सकता है, बट 1 ईयर एट अ टाइम, एट अ टाइम, ये याद रखना है। कुछ न्यूज़ की बात करें, किस तरह की न्यूज़ लगातार आप देख रहे हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अभी एक टारगेट सेट किया है कि ये एजेंसी अपना 500 चार्जशीट फाइल करेगी 2026 में, ताकि ये केस और टाइमली मैनर में अपने केसेस को सुलटा सके। और एक ये पर्टिकुलर इसके कारण न्यूज़ में था, ममता बनर्जी जी के केस के कारण न्यूज़ में था कि ममता बनर्जी ने उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जब रेड चल रही थी तो वहाँ पे आके रेड में थोड़े सा इशू क्रिएट किया जाए, कुछ ऐसा एविडेंस वगैरह को वैनिश करने की कोशिश की, तो इस कारण से कंट्रोवर्सी थोड़ी हुई थी। वो भी न्यूज़ में था लगातार, इसके कारण एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का लगातार जिक्र हो रहा था। ये तो था एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। अगर इसमें जुड़े क्वेश्चन की बात करें, एक क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। विद रेफरेंस टू एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले, इट इज़ मैंडेटेड विद द टास्क ऑफ एनफोर्सिंग द प्रोविजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। बिल्कुल ठीक है, हमने अभी तो पढ़ा था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फेरा 1973, फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये चारों के अंडर जो भी चीज़ें होती हैं वो इसके स्टैट्यूटरी फंक्शन में आते हैं। तो पहला सही है, इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी। नहीं, एनफोर्समेंट डायरेक्टर नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी। तो ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है ना स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये याद रखना है। लाइक सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कैन ऑल्सो रजिस्टर अ केस ऑफ इट्स ओन। लाइक सीबीआई नहीं, ये अपने आप केस रजिस्टर नहीं कर सकता, इसको कोई ना कोई एजेंसी रेफर करेगी। तो इसका ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए, दिस इज रिगार्डिंग एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। अभी हम बात करते हैं लोकपाल एंड लोकायुक्ता की। तो लोकपाल, इसके ऊपर अन्ना हजारे वाला और वो पूरा आंदोलन हुआ और उसके बाद लोकपाल सेटअप किया गया। ये सब तो आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आइडिया होगा। हमें जो फोकस करने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी स्टार्टिंग से लेके जब ये सेटअप किया गया और इसके पूरे कॉम्पोजिशन के बारे में और जो मेंबर है उसकी क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल वगैरह के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो जो लोकपाल एंड लोकायुक्ता है ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी है तो कोई ना कोई एक्ट भी होगा। तो एक्ट क्या है? लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013 में ये एक्ट बना था, जो कि पास हुआ 2014 में जाके 16 जनवरी 2014, 16 जनवरी, जिसको फाउंडेशन डे भी बोला जाता है लोकपाल का। और फर्स्ट फाउंडेशन ऐसा 2025 में सेलिब्रेट किया गया। अभी रिसेंटली 2026 में इसका सेकंड फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है। तो क्या याद रखेंगे? 16 जनवरी इज द फाउंडेशनल डे फॉर लोकपाल एंड लोकायुक्ता। लोकपाल इज अ स्टैट्यूटरी एंटी करप्शन बॉडी। तो ये करप्शन के केसेस को देखती है, एंटी करप्शन बॉडी। कॉम्पोजिशन की अगर बात करें, इसमें एक चेयरपर्सन होता है, 8 मेंबर होते हैं, 1 चेयरपर्सन एंड 8 मेंबर। अब इसकी खासियत है, इसके मेंबर ऐसे नहीं, इसके लिए कुछ और प्रोविजो भी दिए गए हैं। वो प्रोविजो क्या क्या हैं?
जो टोटल मेंबर है, जो ये 8 मेंबर की हम बात कर रहे हैं, इसमें से जो 50% मेंबर होंगे, दैट दीज मेंबर शुड बी जुडिशियल मेंबर, उनका जुडिशियल बैकग्राउंड होना चाहिए। एंड ऑल्सो 50% ऑफ द टोटल मेंबर, अगर यहाँ पे नो है, 50% मतलब 4 से 5 मेंबर जो क्या होने चाहिए, मस्ट बी फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटीज एंड वीमेन। तो 4 से ज़्यादा मेंबर, 4 से ज़्यादा मेंबर शेड्यूल्ड कास्ट, ओबीसी, शेड्यूल्ड ट्राइब, माइनॉरिटी और वीमेन, इन वर्गों से होने चाहिए। ठीक है। तो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर की बात करें, ये जो सारे मेंबर हैं इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। अगेन सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्शन कमेटी का क्या याद करना होता है, हमें मेंबर याद करने होते हैं। तो मेंबर में कौन कौन है, पीएम तो रहेगा, पीएम तो चेयरपर्सन रहता है, पीएम। सेकंड नंबर पे स्पीकर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, सेकंड, ठीक है, कमेटी का सेकंड मेंबर। थर्ड मेंबर लीडर ऑफ ऑपोजिशन या लीडर ऑफ लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, ये थर्ड। फोर्थ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय सीजेआई। एंड फिफ्थ एमिनेंट जूरिस्ट। तो 5 मेंबर कमेटी होती है, ये याद रखना है, 5 मेंबर कमेटी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पीएम है चेयरपर्सन, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड एमिनेंट जूरिस्ट। तो ये इसकी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर है। और मेंबर्स की अगर क्वालिफिकेशन, जिन मेंबर को अपॉइंट किया जाएगा उनकी क्वालिफिकेशन की बात करें, चेयरपर्सन, चेयरपर्सन शुड बी सिटिंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या फिर एमिनेंट पर्सन। तो चेयरपर्सन या तो सिटिंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, या एमिनेंट पर्सन। क्वालिफिकेशन ध्यान से सुनिए, क्वालिफिकेशन के ऊपर ऑलरेडी 2025 में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट टाइम भी इसके ऊपर कुछ क्वालिफिकेशन या कॉम्पोजिशन वगैरह से क्वेश्चन पूछ ले। तो लोकपाल इज एन इम्पोर्टेंट बॉडी फॉर यूपीएससी, क्योंकि फर्स्ट फाउंडेशन डे 25 में सेलिब्रेट किया था और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। हमेशा इस तरह की चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, जो भी न्यूज़ में आ रहा है तो उसके ऊपर क्वेश्चन की चांसेस रहते हैं, पूरी प्रोबेबिलिटी होती है कि उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चेयरपर्सन के बारे में देख लिया। जुडिशियल मेंबर, जो हमने यहाँ पे बोला कि 50% जुडिशियल मेंबर होने चाहिए, तो वो कौन होंगे, सिटिंग या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कम तो जुडिशियल मेंबर भी नहीं ले रहे हैं इसमें। एंड जो बाकी मेंबर्स की बात कर रहे हैं, 50% के अलावा जो बाकी मेंबर्स होंगे वो कौन कौन हो सकते हैं, एमिनेंट पर्सन विद 25 ईयर ऑफ स्पेशल नॉलेज, कम से कम 25 साल की स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए इन एंटी करप्शन पॉलिसी मैटर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस, फाइनेंस, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड मैनेजमेंट। इन सब एरियाज में 25 ईयर, 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कौन कौन नहीं होना चाहिए मेंबर, तो इसने क्लियरली बोला है जो भी मेंबर होगा वो 45 साल की एज के ऊपर का होना चाहिए। अगर 45 साल से छोटा है तो उसे डिस्क्वालीफाई, उसे मेंबर नहीं बनाएंगे लोकपाल का। कोई भी एमपी एमएलए नहीं हो सकता, एमपी एमएलए बार उसको नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि कोई मॉरल टर्पिट्यूड में पहले ही उसकी एथिक्स मॉरल बिगड़े हुए हैं, कोई कन्विक्टेड मेंबर को ले लिया, वो भी नहीं लेना है। कोई डिसमिस्ड मेंबर नहीं होना चाहिए कि किसी सर्विस से डिसमिस कर दिया गया, यूनियन या स्टेट की सर्विस से उसको डिसमिस किया, उस मेंबर को भी नहीं लेंगे। ऑफिस ऑफ ट्रस्ट का जो इशू होगा उस मेंबर को भी नहीं लेंगे। मेंबर ऑफ पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी हो उस मेंबर को भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो डिस्क्वालिफिकेशन क्लियरली इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अभी। और बाकी अगर पॉइंट्स की बात करें, टर्म ऑफ मेंबर 5 ईयर और 70 ईयर ऑफ एज, तो 5 साल हो या फिर 70 साल की एज हो। ज्यूरिसडिक्शन की बात करें, कौन कौन लोगों के ऊपर इसकी ज्यूरिसडिक्शन रहती है लोकपाल की, पीएम प्रधानमंत्री जी के ऊपर, मिनिस्टर्स के ऊपर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के ऊपर, ग्रुप ABCD ऑफिसर्स के ऊपर, या फिर ऑफिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो लोकपाल का काम है मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर रहता है, या यूनियन गवर्नमेंट के पीएम, मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप ABCD एंड ऑफिस ऑफ ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड जो पावर फंक्शन की बात करें, इसका काम क्या है, सुपरिंटेंडेंस ओवर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, CBI वगैरह की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर सुपरिंटेंडेंस करना है। जैसे CBI को भी फर्दर जरूरत है केसेस, रेफरल केसेस वगैरह पे, तो उसको भी ध्यान में करना। इसके पास पावर होती है सिविल कोर्ट की, कोई भी इंक्वायरी वगैरह करने के लिए अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908।
ऑथोराइज कर सकता है ये एजेंसीज को कहीं भी किसी भी एरिया में सर्च करने के लिए या डॉक्यूमेंट्स को सीज करने के लिए, रेलेवेंट टू जो भी इन्वेस्टिगेशन किसी भी मेंबर के ऊपर चल रही हो। तो जो इस तरह का लोकपाल का जो कंसेप्ट है, सबसे पहले प्रपोज किसने किया था? सबसे पहले ये वाला लोकपाल वाला कंसेप्ट है जो प्रपोज किया था हमारे लॉ मिनिस्टर अशोक कुमार सेन ने 1960s में। और इसी को देखते देखते जो टर्म्स हैं लोकपाल एंड लोकायुक्ता उनको कॉइन किया डॉक्टर LM सिंघवी। तो कई बार क्वेश्चन आया था कि टर्म लोकपाल लोकायुक्ता किसने कॉइन किया, तो डॉक्टर LM सिंघवी। एंड जो करंट लोकपाल के जो चेयरपर्सन है वो कौन है? अजय मानिकराव खानविलकर। ठीक है, तो अजय जी जो है अभी लोकपाल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन है। एंड लोकायुक्ता की बात करें तो लोकायुक्ता स्टेट लेवल पे होती है, हर स्टेट में कोई भी स्टेट बना सकती है लॉ के अकॉर्डिंग, जो भी स्टेट तय करेगी वही उसकी स्ट्रक्चर होगी, एलिजिबिलिटी वगैरह होगी। एंड लोकपाल के केस में हमने जो लोकपाल है हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन की सिग्नेटरी है। तो अकॉर्डिंगली लोकपाल जो इस्टेब्लिश किया वो उस कन्वेंशन के प्रिंसिपल्स को मीट करता है साथ में जाकर। ठीक, क्वेश्चंस देखिए जो 2025 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। तो यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा, अभी हमने इसके पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, उसी के बिहाफ पे आंसर करते हैं इसका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लोकपाल। तो द पावर, और क्या है इसमें, क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट नहीं पूछा है। ठीक है, द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू पब्लिक सर्वेंट ऑफ इंडिया बट नॉट टू इंडियन पब्लिक सर्वेंट्स पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। क्यों भाई? सारे ग्रुप ABC सारे ही हैं तो IFS भी इंक्लूड होगा। पहला स्टेटमेंट गलत है, ये पब्लिक सर्वेंट ऑफ इंडिया जो बाहर पोस्टेड है वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। द चेयरपर्सन ऑफ अ मेंबर शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए, डिस्क्वालिफिकेशन में था। और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर भी नहीं। और एंड ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेदर इनकम्बेंट और रिटायर्ड हैज़ टू बी इट्स चेयरपर्सन। ऐसा नहीं है, एमिनेंट ज्यूरिस्ट भी हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। द चेयरपर्सन ऑफ मेंबर शैल नॉट बी पर्सन ऑफ लेस देन 45 ईयर ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ एज्यूमिंग ऑफिसर एज द चेयरमैन और द मेंबर एज द केस में भी। बिल्कुल सही है, 45 साल से कम का नहीं होना चाहिए, तो ये सही है। लोकपाल कैन इंक्वायर इनटू द एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट द सिटिंग PM ऑफ इंडिया। कैन नॉट, बिल्कुल कर सकता है, ऐसा थोड़ा ना सिटिंग PM के अगेंस्ट नहीं कर सकता, तो ये गलत है। ओनली 3, तो A इज द राइट आंसर है यार। 2025 में क्वेश्चन आया था। चलिए थर्ड बॉडी की बात करते हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। लगातार इसके बारे में न्यूज़ में चलता रहता है कुछ ना कुछ। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंटेल के ऊपर फाइन कर दिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको नोटिस भेज दिया, तो ये सब आता रहता है। तो कंपटीशन कमीशन क्या, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ये मेनली एंटी ट्रस्ट वॉचडॉग है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। एक सारी कंपनी, सारे जो फर्म्स हैं, सारे बिजनेसमैन हैं, वो अपना बिजनेस अच्छे से कर पाए, सभी को इक्वल प्लेटफॉर्म मिले इंडिया में। ऐसा नहीं कि एक एक्सप्लॉइट कर रहा है लॉज वगैरह को, तो इसीलिए ये कमीशन सेटअप किया गया। तो इट इज अ स्टैचुटरी बॉडी। तो क्या याद रखना है, इट इज अ स्टैचुटरी बॉडी इस्टेब्लिश्ड अंडर कंपटीशन एक्ट 2002। इसको सेटअप किया गया 2003 में, ऑपरेशनल हुई है ये 2009 के बाद। तो 2009 से ये बॉडी ऑपरेशनल है इंडिया में। इसका काम क्या है, प्रमोट करना फेयर कंपटीशन, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, फ्री ट्रेड इंश्योर करना इंडिया की मार्केट में। किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली। और जो अपील वगैरह है, अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कोई वर्डिक्ट देती है या कोई फाइन वगैरह किसी को लगाती है, उसके अगेंस्ट अपील कहाँ पे कर सकते हैं, NCLAT। ठीक है, तो इसके ऊपर और क्या क्या हमें पता होना चाहिए। कॉम्पोजिशन, इसकी कॉम्पोजिशन में क्या है, एक चेयरपर्सन है और 2 से 6 मेंबर हो सकते हैं। उसको अपॉइंट कौन करेगा, अपॉइंट इसको करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग, या क्वालिफाइड होना चाहिए जज ऑफ हाई कोर्ट, या फिर पर्सन को स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए 15 साल का, इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कॉमर्स वगैरह में। ठीक है, अभी इस कंपटीशन कमीशन ऑफ जो एक्ट है 2002 का, इसको अमेंड भी किया गया 2023 में। क्यों अमेंड किया गया, क्योंकि अभी जो एरा है वो डिजिटल एरा है। डिजिटल एरा में डिजिटल इकोनॉमी,
उसकी चीज़ों को मीट करने के लिए ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं, डिजिटल मार्केट, ई कॉमर्स मार्केट, उन सबको इंश्योर करने के लिए कंपटीशन कमीशन एक्ट को अमेंड किया गया 2023 में, ताकि उसको स्ट्रेंथन किया जा सके फॉर डिजिटल इकोनॉमी। ऑल्सो मर्जर रिव्यू प्रोसेस वगैरह को, जो दो कंपनियां आपस में मर्ज होती हैं, मर्जर उन प्रोसेसेस में जो डिलेज होते थे उसको कम करने के लिए। क्लियर है। और इसमें अगर बात करें, जो कंपटीशन कमीशन का एक्ट है, जो जब बना था तो किसको रिप्लेस करके बना था? मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, MRTP एक्ट को रिप्लेस करके बना था। और क्यों बनाया गया था? ताकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अलाइन कर सके ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ, ग्लोबल लॉज के साथ। और किसने रिकमेंड किया था? राघवन कमेटी। ये क्वेश्चन आ जाएगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया किसकी रिकमेंडेशन सेटअप किया गया? राघवन कमेटी। अब न्यूज़ में किस तरह से रहता है, आप कुछ न्यूज़ देख सकते हो। कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया स्लैब्स ₹27 करोड़ फाइन टू इंटेल। जो इंटेल जो लैपटॉप में आता है ना, i3 कोर 3 को अल्ट्रा कोर 5, ये सब, उसमें कि वो जो वारंटी है उसमें धोखाधड़ी कर रहा था कुछ, तो उसको 27 करोड़ का फाइन लगाया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। और कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग न्यूज़, अभी जो इंडिगो फ्लाइट कैंसल होने का इशू चल रहा था, तो इसने इंक्वायरी भी उठाई है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ऑल्सो कंपटीशन कमीशन ने AI के रिलेटेड मार्केट स्टडी की रिपोर्ट वगैरह दी है। कंपटीशन कमीशन ने मर्जर एंड एक्विजिशन की बात हो रही थी, जो दो कंपनीज मर्जर करती हैं, उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़, तो इससे न्यूज़ में रहते हैं। तो आपको ये सब देखते रहना चाहिए। और जैसे ही कोई ऐसी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी न्यूज़ में रहती है, तो थोड़ा सा उसके बारे में जान लो, जो वो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती है। तो दिस इज इट रिगार्डिंग टूडेज वीडियो। तो आपको अगर ये PDF चाहिए हो, यू कैन कंटेक्ट अस ऑन द गिवन नंबर। ऑल्सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।